तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे और एक नए वीडियो पर। इस वीडियो के आगे का पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर इसके पिछले पार्ट को देख सकते हैं। तो चलिए ये वाला पार्ट शुरू करते हैं। तभी ली की नज़र शाओनिंग पर पड़ती है, जो उसके पीछे बैठी है। वो हैरान होकर सोचता है, शाओनिंग भी यहाँ है। मैंने बाद में कभी नहीं सुना कि उसके साथ कुछ हुआ। ये सब इतनी कम उम्र में कैसे मर गए? लेकिन शाओनिंग उसे देखती है और एकदम तिरस्कार भरी नजर डालती है। यह देखकर ली मन ही मन बच्चे की तरह रोने लगता है। मौत के बाद भी मैं उसके सामने खुद को एम्बेरस कर लिया। तभी शाओनिंग की दोस्त उससे फुसफुसाती है, मुझे लगता है वो तुम्हारा अटेंशन पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके साथ इश्यूज हैं। कौन सी लड़की इस तरह से पीछा किया जाना पसंद करेगी? ली उन लड़कियों की बातचीत सुन लेता है और शाओनिंग की दोस्त को घूरता है। दोस्त चिढ़ जाती है, हे, क्या मैं गलत हूँ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? फिर वो दोस्त शाओनिंग को टीज करती है, शाओनिंग, तुम डेफिनेटली उसके लिए नहीं गिरोगी, है ना? शाओनिंग थोड़ा ब्लश करते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं, और मैं कभी नहीं। पर मन में सोचती है, वो बस अटेंशन पाना चाहता है। तभी झांग मिंगली के कान में फुसफुसाता है, प्रोफेसर गुओ तुम्हें देख रहे हैं, गॉडेस को देखना बंद करो। ली प्रोफेसर गुओ की सख्त नजरों का प्रेशर फील करता है और कांपने लगता है, सोचते हुए, टीचर गुओ अपनी मौत से पहले और बाद में दोनों ही समय कितने सीरियस थे। तभी उसकी नज़र डेस्क पर रखी बुक फाइल पर पड़ती है, फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। वो हैरान रह जाता है। वो क्लासरूम में चारों तरफ देखता है, जाने पहचाने नाम। ये हेवन जैसा नहीं लगता, और ये बहुत कोइंसिडेंशल है कि वे सभी मर गए। फिर वो ब्लैक बोर्ड देखता है। फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट ये एक कोर्स था जो मैंने अपने तीसरे ईयर में लिया था। उसका पसीना छूटने लगता है। जब तक कि ये दुनिया का अंत ना हो और हर कोई मर चुका हो, तो फिर ये होना चाहिए। उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। मैंने सबसे क्लासिक और कॉमन नॉवेल ट्रॉप हिट किया है, रीबर्थ। तभी क्लास की घंटी बजती है। क्लास खत्म होते ही स्टूडेंट्स बाहर जाने लगते हैं, लेकिन ली अपनी सीट पर ही बैठा रहता है। गहरे सोच में झांग मिंग उसके पास आता है, कंसर्नर्ड होकर पूछता है, शिवलाई, तुम्हारे साथ क्या गलत है? क्या घर पर कुछ हुआ है? तुम पूरी क्लास में खोए हुए थे। अगर कुछ गलत है तो मुझे बताओ। वो आगे कहता है, एक बुरे सपने की वजह से तुम्हें इतना डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना चाहिए। झांग मिंग ली को ध्यान से देखता है, वो कनक्लूड करता है, इसका मतलब जरूर घर पर कुछ हुआ है। फिर वो अपनी जेब से 100 युआन का नोट निकालकर ली को देता है। ये लो। ली एकदम सरप्राइज्ड होकर उसे देखता है। ली नोट लेने से हिचकिचाता है, मैं इसे नहीं ले सकता। ये 1 महीने के लिविंग एक्सपेंसेस के लिए काफी है। लेकिन झांग मिंग जोर देता है, ज्यादा फॉर्मल मत बनो, हम भाइयों की तरह हैं। वो मुस्कुराता है, मेरे पास लिविंग एक्सपेंसेस के लिए बहुत हैं। तुम्हें ये देने के बाद भी मेरे पास अभी भी 400 से ज्यादा बचे हैं। वो शरारती अंदाज में नोट ली की तरफ बढ़ाता है, भाई मैं इसे एक इन्वेस्टमेंट समझूंगा। जब तुम रिच हो जाओगे तो मुझे मत भूलना। वो आगे कहता है, मेरे डैड ने मुझे बताया कि तुम्हारे पेरेंट्स के स्मॉल बिजनेस में बहुत पोटेंशियल है। अगर मेरे पेरेंट्स मुझे वेस्टफुल होने के लिए बाहर निकाल देते हैं तो मैं तुम्हारे पास आ सकता हूँ। और जबरदस्ती नोट ली के हाथ में थमा देता है। ली आखिरकार नोट ले लेता है। ठीक है, मैं इसे लोन के रूप में लूंगा, और जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं तुम्हें डबल वापस कर दूंगा। झांगमिंग खुशी से ली के बाल बिगाड़ता है, नो प्रॉब्लम, आज ज्यादा मीट खाना, ये मेरी तरफ से है। ली थोड़ा इरिटेट होकर बोलता है, गेट लॉस्ट। कुछ समय बाद रात में कॉलेज के हॉस्टल का सीन दिखाया जाता है, जहां चांद चमक रहा है। अंदर डॉर्म रूम में सब सो रहे हैं, लेकिन ली जागा हुआ है, हाथों को सिर के पीछे रखे सोच रहा है। अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। उसे रियलाइज होता है, तो मैं अपने कॉलेज के तीसरे ईयर में वापस आ गया हूँ, 1998। यह रियलाइजेशन होते ही ली कंबल के अंदर छिप जाता है, एक्साइटमेंट से कांपते हुए। वो कंबल हटाता है, चेहरे पर खुशी और संतोष है। मैंने सच में जैकपॉट मार लिया है। फिर उसे याद आता है, मुझे याद है जब मैं मरा था, डार्कनेस से गुजरते हुए। वो अजीब विजन्स, गैलेक्सी, फ्लोटिंग आइलैंड्स, वो लाल डेमन, उन इवेंट्स की टाइमलाइंस हाल से लेकर दूर तक सब मेरे दिमाग में छप गई थी। वो कंबल में वापस छिप जाता है, सोचता है, लेकिन मॉन्क्स के फाइट करने और फ्लोटिंग आइलैंड्स के सीन्स भी क्यों थे? दूसरे डायमेंशंस? फिर वो इस ख्याल को झटक देता है, भूल जाओ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो है इंफॉर्मेशन गैप। वो कंबल से बाहर झांकता है, चेहरे पर एक दृढ़ और थोड़ी शरारती मुस्कान है। ली की हल्की हंसी सुनकर झांग मिंग उसे डरावनी नजर से घूरता है।
फिर वो गुस्से में चिल्लाता है, ली शिवलाई, तुम अभी भी सो रहे हो? कंबल के नीचे क्या हंस रहे हो? बेड का फ्रेम लगातार चरमरा रहा है। ये एनोइंग है। ली उठकर बैठ जाता है। ठीक है, मैं सो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही झांगमिंग मुड़ता है, ली मुस्कुराता है और सोचता है, ग्रेट, अभी भी हर चीज के लिए टाइम है। झांगमिंग उसे फिर से देखता है। ली अब कंबल में हंस रहा है। झांगमिंग मन में सोचता है, पूरा दिन डिस्ट्रैक्टेड ऐसे लग रहा है जैसे लाखों का कर्ज हो, और रात में डांट खाने के बाद भी हंस रहा है, होपलेस। ली कंबल में छिपकर आंखों में दृढ़ निश्चय के साथ सोचता है, हेवन ने मुझे सेकंड चांस दिया है, एक नई लाइफ। मुझे पहले से ज्यादा हार्डवर्क करना होगा। उसे प्रोफेसर गुओ का गिरना याद आता है। मुझे उन लोगों की हेल्प करनी है जिनकी मैं पहले हेल्प नहीं कर सका था। मैं उन्हें वही फेट रिपीट करते हुए नहीं देख सकता। फिर उसे गुइफेन झाओ लिडे और उस लालची लैंडलॉर्ड के चेहरे याद आते हैं। और जिन लोगों ने मेरी पिछली लाइफ को हेल बना दिया था, वो इस लाइफ में मुझसे बेटर नहीं हो पाएंगे। ली के चेहरे पर दृढ़ संकल्प आ जाता है। मैं हर अपॉर्चुनिटी को सीरियस करूंगा जो ये एरा लाएगा, और सबसे रिच आदमी बनूंगा। अगली मॉर्निंग सीन शिफ्ट होता है स्टडी रूम में, जहां ली बैठा हुआ है। वो सोचता है, चूंकि मेरा रीबर्थ हुआ है और मुझे एक फ्रेश स्टार्ट मिली है, मुझे अगले कुछ सालों को केयरफुली प्लान करने की जरूरत है। वो पेपर पर कुछ पॉइंट्स लिखता है। पहला, फिर वो खड़ा होता है और सोचता है, 1998 से शुरू होकर चाइना की इकोनॉमी एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेगी। 2003 में कुछ पॉलिसीज के बाद हाउसिंग प्राइसेस आसमान छुएंगी। उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम है। ली मन में रोता है, मेरी फैमिली की सेविंग्स एक घर अफोर्ड नहीं कर सकती। वो अपने बाल खींचता है। फ्रस्ट्रेशन में सोचता है, बिना इनिशियल कैपिटल के हाउसेस को फ्लिप करना इम्पॉसिबल है। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स, इंटरनेट और टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स, रिटेल, इनमें से कुछ भी अभी पॉसिबल नहीं है। भले ही मेरा रीबर्थ हुआ हो, स्टार्ट अभी भी हेल मोड है। फिर वो सोचता है, चीज़ों को बदलने और एसेट्स को मल्टीप्लाई करने के लिए 1998 से 2003 तक कैपिटल एक्यूमुलेशन क्रूशियल है। लेकिन उसकी आंखों में एक शरारती चमक आती है और वो मुस्कुराता है। मैं स्टार्टिंग कैपिटल के डिसएडवांटेज को ऑफसेट करने के लिए इंफॉर्मेशन गैप का यूज कर सकता हूँ। तभी झांगमिंग उसे टोकता है, शुलाई, तुम क्या सोच रहे हो? तुम कल से अजीब एक्ट कर रहे हो। ली जल्दी से अपने नोट्स को छुपा लेता है, जबकि झांग मिंग कंफ्यूज्ड होकर उसे देखता है। झांग मिंग ली के नोट्स को देखता है और कंफ्यूज होकर पूछता है, सीक्रेट क्या है? क्या तुम मेजर्स चेंज कर रहे हो? फाइनेंस एक ग्रेट मेजर नहीं है क्या? तुम ट्रेडर बनोगे? ली अपने नोट्स छुपाते हुए जवाब देता है, नहीं, बस जॉब्स के लिए जल्दी प्लानिंग कर रहा हूं, तुम जानते हो मेरी फैमिली की सिचुएशन अच्छी नहीं है। झांग मिंग उसे रीएश्योर करता है, हे, तुम्हारे ग्रेड्स के साथ वर्स्ट केस में तुम्हें बैंक में जॉब मिल जाएगी। वो एक सिक्योर जॉब है, कंटेंट रहो। लेकिन ली को अपना पास्ट लाइफ याद आता है, जहां बैंक मैनेजर ने उससे कहा था, ली, आई एम सॉरी, हालांकि मैं तुमसे सेटिस्फाइड हूं, हमारे स्लॉट्स फुल हैं। ली सोचता है, मैं ग्रेजुएशन के बाद सच में बैंक में काम करना चाहता था, लेकिन तब रिक्रूटमेंट ट्रांसपेरेंट नहीं थी। कोई कनेक्शंस ना होने के कारण मैं सीधे एलिमिनेट हो गया था। वो झांगमिंग से कहता है, मुझे लगता है तुम्हारे डैड सही हैं। मेरे पेरेंट्स के स्मॉल बिजनेस में वाकई अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स हैं। वो मुस्कुराता है, लेकिन उन्हें लगता है फार्मिंग ज्यादा आसान है और वे फार्मिंग में वापस जाना चाहते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि अपने पेरेंट्स को कैसे परसुएड करूँ। ली मन में सोचता है, अंकल झांग सही हैं। अगर मेरे पेरेंट्स ने पास्ट लाइफ में बिजनेस जारी रखा होता तो वे बड़ा पैसा नहीं बनाते, लेकिन वे मॉडरेटली वेल ऑफ हो सकते थे। उन्होंने इसके साथ टिके नहीं रहे, बस 3 साल तक मेहनत की, फिर फार्मिंग में वापस चले गए। फॉर्च्यूनेटली फार्मिंग अच्छी चली। मेरे डैड क्लेवर हैं, हमने मॉडरेट प्रॉस्पेरिटी हासिल नहीं की, पर हम भूखे नहीं रहे। झांग मिंगली की बात सुनकर समझ जाता है, ओह आई सी। वो कहता है, मैं अपने डैड से बात करूंगा और प्रॉस्पेक्ट्स को एनालाइज करूंगा, प्रैक्टिकल थ्योरीज का यूज करके तुम्हारे पेरेंट्स को परसुएट करने में हेल्प करूंगा। झांग मिंग ली को थम्स अप देता है, चिंता मत करो। ली खुश होकर कहता है, दैट्स ग्रेट। लेकिन झांग मिंग आगे कहता है, पर वो अभी काफी बिजी हैं। डाउनटाउन रेस्टोरेंट अभी खुला है, अभी स्टेबल नहीं है। वो उसी में बिजी हैं। ली के चेहरे पर चिंता छा जाती है। झांग मिंग उसकी रिएक्शन देखकर पूछता है, हाँ, तुम्हें पता था क्या गलत है? ली को अपना पास्ट लाइफ याद आता है। अंकल झांग ने पिछली लाइफ में बिजनेस में अच्छा किया था, लेकिन बाद में किसी को ऑफेंड कर दिया और फिर बैंकरप्ट हो गए और झांग मिंग भी डिसअपियर हो गया। उसे झांग मिंग के वो आखिरी शब्द याद आते हैं, शिवलाई, मैं ये सिटी छोड़ रहा हूँ, मुझे नहीं पता हम फिर कब मिलेंगे। ली को याद आता है कैसे पिछली लाइफ में झांग मिंग रोते हुए उसे एनकरेज कर रहा था, तुम्हें सक्सेड होना ही होगा, मुझे तुम पर बिलीव है, तुम ये कर सकते हो। ली सोचता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पिछली लाइफ में उसका एंड इतना ट्रेजिक होगा।
वो झांग मिंग को एडवाइस देता है। बिजनेस ग्रो करते समय तुम्हें लिक्विड फंड्स रखने की जरूरत है, कैपिटल चेन टूटने से बचाना है और पेटी पीपल से सावधान रहना है। अंकल अच्छे आदमी हैं, सीधे बोलते हैं, मैंने सुना है बिजनेस एक बैटलफील्ड की तरह है, एक जियाचलत स्टेप, और तुम किसी के ट्रैप में फंस सकते हो, केयरफुल रहो। लेकिन झांग मिंग हंसते हुए कहता है, तुम एक ओल्ड मैन की तरह बात करते हो। मेरे डैड जरूर ये जानते हैं, हमें वरी करने की जरूरत नहीं है। चलो क्लास का खत्म हो गई है, बाथरूम चलते हैं। ली मुस्कुराता है और सोचता है, भूल जाओ। अगर मैं उसे अभी बताऊंगा कि उसके डैड का बिजनेस फेल हो जाएगा, तो वो सोचेगा कि मैं उन्हें कर्ज कर रहा हूँ। वो अपनी नोटबुक में लिखता है, फ्यूचर में मुझे इस पेटी पर्सन पर नजर रखने की जरूरत है और जरूरत पड़ने पर उनकी हेल्प करनी है। उसे याद आता है कि झांग मिंग ने 3 साल तक कभी उसकी गरीब फैमिली को नीचा नहीं देखा। कैफेटेरिया में वो हमेशा एक्स्ट्रा खाना ऑर्डर करता था, कहता था कि वो खत्म नहीं कर सकता और ली को दे देता था। मेरी फैमिली सिचुएशन को जानते हुए वो अक्सर मुझे पैसे देने के बहाने ढूंढता था। मजाक में कहता था, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें मुफ्त में पैसे उधार दे रहा हूँ? जब तुम रिच होगे मैं तुमसे हाई इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। ली सोचता है, अब उसे प्रोटेक्ट करने की बारी मेरी है। ली दृढ़ निश्चय के साथ सोचता है, उसने मुझे पहले बहुत प्रोटेक्ट किया था, अब उसे प्रोटेक्ट करने की बारी मेरी है। बाद में सीन शिफ्ट होता है स्टूडेंट बाथ हाउस में। ली नहाते हुए सोचता है, मेरे करंट स्किल्स और फैमिली बैकग्राउंड के साथ फाइनेंस इंडस्ट्री में खड़ा होना टफ है। पिछली लाइफ में प्रेस्टिजियस स्कूल के बिना मुझे ग्रेजुएशन के बाद अच्छी जॉब नहीं मिल सकी थी। उसे अपने पुराने ऑफिस का सीन याद आता है। फॉर्चुनेटली मैंने डिसाइसिवली कंप्यूटर इंडस्ट्री में स्विच किया और सालों की परसिस्टेंस और एफर्ट के बाद मैंने प्रोग्रामिंग में कुछ अचीवमेंट्स हासिल की थी। मुझे अपना पुराना ट्रेड चुनना होगा और इंटरनेट में अपॉर्चुनिटीज तलाशनी होंगी। वो साबुन लगाते हुए सोचता है, आने वाले पीरियड में इंटरनेट तेजी से डेवलप होगा और कई प्रोमिनेंट फिगर्स उभरेंगे। जब तक मैं अपॉर्चुनिटी को सीज करता हूं, मैं दूसरों की सक्सेस पर राइड कर सकता हूं और विनर बन सकता हूं। उसे अचानक याद आता है, 1999 में यांग फेलोंग सिर्फ 8 महीने दूर हैंगशा सिटी में फेलोंग टेक्नोलॉजी एस्टैब्लिश करेंगे। क्या ये पहली अपॉर्चुनिटी नहीं है जो मुझे डिलीवर हुई है? वो मुस्कुराता है, कुछ साल बाद की मेरी स्किल्स के साथ मैं अभी एक टॉप प्रोग्रामर होऊंगा। अगर मैं फेलोंग टेक्नोलॉजी में एक पोजीशन सिक्योर कर सकता हूं, तो मेरे एसेट्स जरूर मल्टीप्लाई होंगे। तभी फिसल साबुन उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाता है। ली नहाते हुए मुस्कुराता है, जैसे ही मेरे पास इनिशियल कैपिटल जमा हो जाता है, मैं और आगे जाऊंगा और ऊंचा चढ़ूंगा। उसका चेहरा कॉन्फिडेंस से चमकता है। मैं न सिर्फ अपनी डेस्टिनी रीराइट करूंगा, बल्कि चाइना की डेस्टिनी भी। इसे वर्ल्ड की डोमिनेंट पावर बनाऊंगा। तभी उसकी नजर जमीन पर गिरे साबुन पर पड़ती है। वो उसे उठाने के लिए झुकता है, लेकिन अचानक उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। वो घबराकर पीछे मुड़ता है और देखता है झांग मिंग ठीक उसके पीछे खड़ा है, आंखों पर पट्टी बांधे हुए। ली पूरी तरह शॉक्ड है। झांग मिंग एक अजीब सी स्माइल के साथ पूछता है, साबुन फर्श पर गिर गया, तुम उसे उठा क्यों नहीं रहे? ली जल्दी से जवाब देता है, पहेलियों में बात मत करो, मैं स्ट्रेट आदमी हूं। झांग मिंग हंसता है, कौन स्ट्रेट नहीं है? ली उसे जाते हुए देखता है और कहता है, मैं पहले जाऊंगा, तुम अपना टाइम लो शावरिंग में। लेकिन जैसे ही झांग मिंग मुड़ता है, ली उसके शरीर से निकलती गोल्डन लाइट को देखकर चौंक जाता है। ली चिल्लाता है और झांग मिंग कंफ्यूज होकर वापस मुड़ता है और पूछता है, क्या गलत है? ली अब अपने हाथ को देखता है जहां से वही गोल्डन मिस्ट या लाइट निकल रही है। वो हैरान होकर सोचता है, ये मिस्ट गोल्डन क्यों है? नहीं नहीं, ये मिस्ट नहीं है, ये लाइट है। ली सोचता है, पिछली लाइफ में कैफे में भी इसी कलर की लाइट एमिट की थी। मैंने टाइम ट्रैवल करते समय भी यही लाइट देखी थी। वो अपने हाथ में निकलती गोल्डन लाइट को देखते हुए झांगमिंग से पूछता है, झांगमिंग, क्या तुमने मुझ पर कोई गोल्डन लाइट नोटिस की है? झांगमिंग पीछे से कंफ्यूज होकर पूछता है, क्या? झांगमिंग मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या लाइट? क्या यह अल्ट्रामैन लाइट है? तुम बहुत ज्यादा टीवी देख रहे हो। मुझे इस तरह मत चौंकाओ, तुमने मुझे डरा दिया। ली वापस अपने हाथ को देखता है। गोल्डन लाइट डिसअपियर हो गई। वो पसीना पोंछते हुए सोचता है, क्या यह एक इल्यूजन हो सकता है? झांगमिंग बाल्टी लेकर जाते हुए कहता है, तुम हाल ही में सच में स्ट्रेंज रहे हो। बस एक अच्छा शॉवर लो और रिलैक्स करो। अगर यह ठीक नहीं होता है तो चलो कल चेकअप के लिए स्कूल क्लिनिक चलते हैं। ली अकेला रह जाता है। अब भी सोच रहा है, ये गोल्डन लाइट आखिर है क्या? कुछ समय बाद कॉलेज कैफेटेरिया में शाओनिंग की दोस्त उससे पूछती है, हे शाओनिंग, क्या तुमने नोटिस किया है कि ली शुलाई हाल फिलहाल में ज्यादा आसपास नहीं दिख रहा है? हम पहले अक्सर उससे टकरा जाते थे। शाओनिंग लापरवाही से कहती है,
तुम उसकी बहुत परवाह करती लगती हो। अगर वो दिखता है तो दिखता है, अगर वो गायब हो जाता है तो हो जाता है। ये मेरा बिजनेस नहीं है। उसकी दोस्त मुस्कुराते हुए कहती है। मुझे लगता है उसे एहसास हो गया है कि वो तुम्हारा अटेंशन नहीं पा सकता, इसलिए उसने एक नया टारगेट ढूंढ लिया है। श्याओ निंग सोचती है, लेकिन वाकई ये काफी स्ट्रेंज है। उसे याद आता है, वो मेरे बारे में पूछता था। जो भी इलेक्टिव मैं चुनती, वो भी वही चुनता। जब मैं लाइब्रेरी जाती तो वो भी आता। वो हमेशा क्लास में प्रेजेंट रहता था। मेरा अटेंशन पाने के लिए नोटिसेबल स्पॉट्स पर बैठता था। अब वो अक्सर क्लास स्किप कर देता है, और जब अटेंड करता भी है तो पीछे बैठकर दूसरी बुक्स पढ़ता है। वो आखिरकार क्या रहा है? तभी उसकी दोस्त उसे टोकती है। श्याओनिंग, देखो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। बड़ा रोमांटिक अब बुकवर्म बन गया है। क्या वो ग्रेजुएट एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है? ली कैफेटेरिया में बैठा अपने नोट्स में डीपली डूबा हुआ है, लिख रहा है और सोच रहा है। मैं यांग फेलोन को ढूंढने के लिए 8 महीने इंतजार नहीं कर सकता। तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। यांग फेलोन के बिजनेस एम्पायर ने अपने शुरुआती स्टेजेस में कुछ की इश्यूज को ओवरलुक कर दिया था। मुझे इन इश्यूज को जल्दी से जल्दी ढूंढने की जरूरत है। तभी श्याओनिंग और उसकी दोस्त उसके पीछे से गुजरती हैं। श्याओनिंग के हाथ में एक पिंक लंच बॉक्स है। वो ली को देखती है, जो अभी भी अपने नोट्स में खोया हुआ है, और सोचती है, हाँ, तो वो मेरे साथ हार्ड टू गेट प्ले कर रहा है। कुछ कुत्ते अपनी आदतें नहीं बदल सकते। लेकिन अगले ही पल ली बिना देखे थोड़ा हिलता है और श्याओ निंग से टकरा जाता है। उसका लंच बॉक्स हवा में उड़ता है और जमीन पर गिरकर सारा खाना बिखर जाता है। श्याओ निंग गुस्से से चिल्लाती है, हे ली शिवलाई, क्या तुम हमें न देखने का प्रिटेंड कर रहे हो? हम हिले भी नहीं और तुम हमसे टकरा गए। ली ऊपर देखता है, थोड़ा हैरान, फिर अपने बाल सहलाते हुए कहता है, सॉरी, मेरा मतलब नहीं था। तुम ठीक हो? श्याओ निंग गुस्से से ली पर बरस पड़ती है। ली शिव, तुम कब तक इस तरह मेरा पीछा करते रहोगे? इन टैक्टिक्स से मेरा अटेंशन पाने की कोशिश मत करो। मैं हार्ड टू गेट गेम्स में नहीं फंसती। क्या तुम्हें पता है कि इस बिहेवियर से कितनी ट्रबल और एनॉयंस होती है? ली जमीन पर गिरे खाने के डब्बे को उठाता है। मैंने खाना गिरा दिया। फिर वो खड़ा होता है और शांति से कहता है, ये मेरी फॉल्ट है। वो अपनी जेब से कुछ पैसे निकालता है। ये कॉम्पेंसेशन के लिए है। अगर तुम्हें जरूरत हो तो मैं तुम्हें एक और पोर्शन दिला सकता हूँ। शाओनिंग पैसे लेते हुए चिढ़कर कहती है, एक युआन से किसी को फर्क नहीं पड़ता। परेशान मत हो, मैं खुद ले लूंगी। फिर वो उसे लेक्चर देती है, नेक्स्ट टाइम देखो कहाँ जा रहे हो, वरना अगर तुम सड़क क्रॉस करते समय कार से टकरा जाते हो तो किसकी फॉल्ट होगी? ली उसकी बातों को सुनकर बस कहता है, ठीक है, तुम एक अच्छी इंसान हो। उसके बाद ली उसकी बातों पर ध्यान दिए बिना अपनी नोटबुक में देखते हुए वहां से जाने लगता है, मन में सोचते हुए, एक्चुअली यांग फेलोंग की प्रॉब्लम्स मीडिया ने पिछली लाइफ में कई बार रिपोर्ट की थी। शाओनिंग और उसकी दोस्त उसे जाते हुए देखती हैं। शाओनिंग की दोस्त हैरान होकर कहती है, नहीं, क्या वो क्रेजी है कि बस ऐसे ही चला गया? क्या वो तुम्हारा सार्काजम नहीं समझा? शाओ निंगली को जाते हुए देखती है। वो सोचती है, मैं बता सकती हूँ कि यह एक हार्ड टू गेट गेम है, लेकिन वो अभी भी एक्ट करना चाहता है। उसकी स्किन सच में थिक है। उसकी दोस्त उसे देखती है। क्या उसने सच में तुम में इंटरेस्ट खो दिया है? उसने तुम्हारी तरफ देखा तक नहीं। पास्ट में वो तुमसे चिपकता था और मील्स में तुम्हारी हेल्प करने के लिए दौड़ता था। अब वो बस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पैसे का यूज करता है। शाओनिंग का चेहरा गुस्से से चमक उठता है। हाँ, शायद क्योंकि मैंने उसके इंटेंशंस की ओर पॉइंट किया, इससे उसके प्राइड को हर्ट हुआ होगा। वो गुस्से में कहती है, मैं दूसरा मील लेने जाऊंगी। वो मन में सोचती है, क्या यह गेम तुम्हारे लिए मजेदार है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं ऐसी छोटी ट्रिक्स में फंस जाऊंगी? तो दोस्तों, इसी के साथ यह चैप्टर यहीं खत्म होता है। उम्मीद है आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला एपिसोड बहुत जल्द आएगा। तब तक के लिए टेक केयर और मिलते हैं इस वीडियो के अगले पार्ट पर।